हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड। रूलर्स मतलब वो लोग जो रूल करते हैं, शासन करते हैं। जैसे पुराने समय में आप देखते थे कि किंग्स, क्वींस, एम्परर्स होते थे जो रूल किया करते थे, और रूल्ड मतलब वो लोग जिन पर शासन किया जाता है, आम लोग। तो चैप्टर का नाम हो गया रूलर्स से लेकर रूल्ड तक। इस चैप्टर में बेसिकली एक जर्नी हम देखेंगे, उस समय से लेकर जब रूलर्स रूल किया करते थे, वही सभी डिसीजंस लेते थे, और फिर आज के समय तक जहां पर आम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, सरकारें बनाते हैं, और एक देश को चलाने में आम लोगों की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, सरकारें कितने प्रकार की होती है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या कहा है वो आपको दिया है। सो अ रूलर्स ड्यूटीज इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। एक देश के अंदर जो काम हो रहे हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में रूलर की ड्यूटीज 3 फोल्ड है, 3 तरह की है। सबसे पहले है रक्षा, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, देश को किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाना। दूसरा है पालन, मीन्स मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, देश के अंदर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। और तीसरी है योगक्षेम, सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए काम करना, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना। तो कौटिल्य ने बताया एक जो अच्छा रूलर होता है उसे ये 3 काम जरूर करने चाहिए। देश की रक्षा करना, जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसे बनाए रखना, और लोगों की भलाई के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए काम करना। आप देखते होंगे आज भी सरकार के लगभग यही 3 मेन काम हैं। ये आपको इंडियन पार्लियामेंट की एक पिक्चर गिवन है। अब आते हैं द बिग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको आंसर नहीं करना है, ये बेसिकली आपको दिए हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। फर्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं। वेयर डू गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर फ्रॉम, सरकारों को उनके जो पावर है वो कहाँ से मिलती हैं। देन हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरैक्ट विद द पीपल, किस तरह से एक देश की सरकार उसके लोगों के साथ इंटरैक्ट करती है। एंड व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर, डेमोक्रेसी इतनी जरूरी क्यों है। ओके, डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में भी चैप्टर में आपको गिवन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। गवर्नमेंट है क्या, सरकार क्या होती है, और उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या काम है। सो इन ग्रेड 6 वी लर्न व्हाट गवर्नमेंट इज। 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट होती क्या है, सरकार क्या है। सरकार बेसिकली उन लोगों का एक ग्रुप है, और उन लोगों को भी हम ही चुनते हैं वोट देकर, जो लोग देश के लिए डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वो लेते हैं, कानून बनाते हैं, और एक देश को मैनेज करते हैं, वो होती है सरकार। तो 6th क्लास में हमने देखा सरकार है क्या, एंड एक्सप्लोर्ड सम ऑफ इट्स रोल्स, कुछ उसके रोल्स भी देखे। नाउ द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, गवर्नमेंट हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस रोल इंक्लूड्स, अब कुछ रोल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वही है जो कौटिल्य ने भी कहा था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। आप लोग पीसफुली, शांति से तभी रह पाएंगे जब सभी लोग लॉज को, कानून को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो गवर्नमेंट कानून बनाती है और इंश्योर करती है कि सभी उनको फॉलो करे, ओबे करे। पुलिस और कोर्ट ये काम करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। दूसरा काम है इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल। सरकार ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि सभी लोग सिक्योर्ड हो, सुरक्षित हो, स्टेबल लाइफ हो लोगों की, और पीस में, शांति में हो, आप को एक सेफ एनवायरनमेंट मिले रहने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं एक देश के, उसको मैनेज करती है। कोई भी देश
कंप्लीटली अलोन अकेला नहीं रह सकता है, दूसरी कंट्रीज के साथ आपको ट्रेड करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब ये काम कौन करता है? ये काम सरकारें करती है। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस। ये भी कौटिल्य ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान वो रखती है। गवर्नमेंट देश को प्रोटेक्ट करती है बाहर के किसी आक्रमण से। कोई दूसरा देश अगर हमला करता है तो उस समय देश की रक्षा करना वो सरकार का ही काम है। इसके लिए सरकार के अंडर बहुत सी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो काम करती है और एक देश की सुरक्षा करती है। तो कंट्री को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है एक सरकार की। ये सभी आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राइट सम रोल्स और फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो जरूरी चीजें हैं या सर्विसेज हैं वो डिलीवर करना, वो लोगों तक पहुंचाना, जैसे एजुकेशन, सभी लोगों को एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है। गवर्नमेंट एक तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है लोगों को, जिससे कि लोगों को बेटर लाइफ मिल सके। स्कूल्स बनवाती हैं जिसमें बच्चे पढ़ सके, हॉस्पिटल्स बनवाती हैं जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, अच्छी रोड्स बनाती हैं, ब्रिजेस बनाती है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। तो देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना भी सरकार की एक ड्यूटी है। देन मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मैनेज करना और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, बेसिकली इसके अंदर सरकार क्या करती है? जॉब्स क्रिएट करती है, सरकारी नौकरियां निकालती हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ों के प्राइस ना बढ़ जाए उसको कंट्रोल करती है, टैक्स लेती है लोगों से, जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करती है। एक जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है वही एक देश की ग्रोथ में, उसकी तरक्की में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सभी सरकार के काम है। एंड देन वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ। लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करती है। बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं हाउसिंग से रिलेटेड, लोगों को फ्री में घर देना जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनको सपोर्ट करती है। तो एक तरह से सभी लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सभी की पूरी हो, ये इंश्योर करना भी सरकार का काम है। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शंस दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये सुनिश्चित करना कि सब लोग शांति में हो, सिक्योर्ड हो। फिर दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, नेशनल डिफेंस का ध्यान रखना, जरूरी सेवाएं और जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचती रहे, ये पहुंचाना सरकार का काम है, ये इंश्योर करना। फिर देश की अर्थव्यवस्था को और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना, लोगों के वेलफेयर के लिए और लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए काम करना। नेक्स्ट, नाउ लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक? ये पिक्चर्स आपको याद है, ये आपकी 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में थी। और ये सभी देखिए सरकार के काम है। सबसे पहले ट्रेन आपको दिखेगी, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। यहाँ पर रोड बनते हुए आप देख रहे होंगे, रोड्स को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना सरकार का काम है। हॉस्पिटल्स बनवाना, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। नेशनल डिफेंस, एक तरह से देश की रक्षा करना, इसमें सोल्जर्स आपको दिखेंगे पिक्चर में, ये भी सरकार का काम है। यहाँ पर आपको एक ट्रैफिक पुलिसमैन दिखेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, रोड के ऊपर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, ये भी सरकार का काम है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे शायद ये आग लग गई है या भूकंप आ गया है और कुछ लोग दिखेंगे जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। डिजास्टर मैनेजमेंट भी सरकार का काम है। कहीं पर कोई भी आपदा अगर आती है, फ्लड आ गई, आग लग गई या कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें लोगों को जो सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये भी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फिर यहाँ पर स्कूल आपको दिखेगा, लोगों को, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर आप देख रहे हैं, लोगों को जस्टिस देना, न्याय दिलाना भी सरकार की ड्यूटी है, मतलब उसके फंक्शंस में से एक है। फिर इसमें आपको दिखेंगे ये बैंक्स हैं शायद से, अच्छी बैंकिंग सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ये भी सरकार के फंक्शंस में से एक है। ओके,
नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज मेनी अदर रोल्स, ट्राई टू लिस्ट देम। गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, कुछ तो हमने ऊपर देखे, इसके अलावा कुछ रोल्स आप अपनी तरफ से लिखिए। देखिए, एक सरकार का रोल है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यहां पर लिख लेते हैं कुछ अदर रोल्स इनके अलावा, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। फिर उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराना, ये भी सरकार ही करती है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कंडक्टिंग इलेक्शंस, इंश्योर करना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस हो। कंडक्टिंग इलेक्शंस शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। देन जो रिलीफ प्रोवाइड कराना डिजास्टर के टाइम पर। नंबर 3, प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। उसके बाद पोल्यूशन को कंट्रोल करना, बट वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट में ही आ जाएगा। क्लीनलीनेस को मेंटेन करना, और एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है, लोगों को जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, ये इशू करवाना, ये भी सरकार का ही काम है। आप देखते हो ना, कोई प्राइवेट आदमी अपनी तरफ से ये काम शुरू नहीं कर सकता है, आपको सरकारी ऑफिसेज में ही जाना पड़ेगा। तो इशूइंग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस। देन स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, आर्ट को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, फार्मर्स को सपोर्ट करना बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्चेस को सब एनकरेज करना, और इसके अलावा जो लोग डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, गरीब लोग है या एल्डरली बूढ़े लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाना, ठीक है। सरकार के बहुत सारे दूसरे काम भी है, जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रिजर्व करना, ये भी सरकार का ही काम है। प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ओके, चलिए, कुछ यहां पर दिए थे, कुछ हमने अपनी तरफ से लिख दिए। आगे आते हैं। Now, in grade 6, we learned that India has a democratic form of government. 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है। अभी डिटेल में इसके बारे में भी पढ़ लेंगे अगर आपको याद नहीं है तो। लाइक इंडिया, इंडिया के जैसे ही मेनी कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और भी दूसरे देश ऐसे हैं जहां पर लोकतांत्रिक सरकार है। बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, दूसरी तरह की सरकारें हैं। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। इवन हर जो जहां पर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है वहां पर भी सरकारें एक जैसी नहीं है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकारों के कौन कौन से अलग प्रकार होते हैं, एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो कैसे अलग हैं, एंड हाउ दे फंक्शन, किस तरह से अलग अलग सरकारें फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हमारे देश में जो है डेमोक्रेसी, उसी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है क्या? सो एज वी स्टडीड इन ग्रेड 6 क्लास में जैसा हमने पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन, लोगों की सरकार। दिस मीन्स, अब इसका क्या मतलब है? लोगों की सरकार का मतलब है द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी आर द पीपल ऑफ द कंट्री। जैसा क्वेश्चन हमने किया था कि सरकार के पास पावर आती कहां से है, तो ये जितनी भी पावर, शक्तियां आई हैं या जो भी अथॉरिटी है, सरकार के पास अधिकार है, वो लोगों ने ही उनको दिए हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल ऑफ अ स्कूल। अब इसको एक स्कूल के एग्जांपल से समझते हैं। A school is full of activities and things that must be done. एक स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज और ऐसे काम होते हैं जिन्हें करना जरूरी है। Many day-to-day tasks need to be managed and things need to be organized. हर रोज जो आपके स्कूल में काम होते हैं, जैसे मॉर्निंग असेंबली है, फिर फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, गेम्स पीरियड कब होगा, सीसीए में कौन सी एक्टिविटीज होंगी, आप देखेंगे सब पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। तो डे टू डे टास्क को मैनेज करना होता है और चीज़ों का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देर आर टाइम टेबल्स टू बी मेड एंड फॉलोड, स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, हर क्लास उसको फॉलो करती है. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू बी ऑर्गेनाइज्ड, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज होती होगी, डिफरेंट डेज भी मनाए जाते होंगे. फूड टू बी सर्व ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच टाइम में जब जिन स्कूल्स में मिड डे मील मिलता है वहां पर कौन सा खाना मिलेगा किस दिन, इसकी लिस्ट भी पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है. यूटेंसिल्स टू बी क्लीन, बर्तन साफ होने चाहिए. स्पीकर्स टू बी डिसाइडेड फॉर द मॉर्निंग असेंबली, कौन सी क्लास मॉर्निंग असेंबली को प्रेजेंट करेगी, थॉट ऑफ द डे कौन बोलेगा, किस क्लास कौन बच्चा प्लेज को प्रेजेंट करेगा, स्पीकर कौन होगा, सब चीजें प्री प्लान्ड होती हैं. एंड एक्टिविटीज टू बी अरेंज्ड फॉर नो बैक डेज, नो बैक डेज में कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएगी बच्चों को, इसकी भी प्लानिंग पहले से करनी होती है. द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, जिन एक्टिविटीज को एक स्कूल में प्लान हम करते हैं पहले से ही, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट नीड टू बी डन इन द स्कूल. तो जैसे देश को चलाने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वैसे ही एक स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन चाहिए. अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो स्कूल स्मूथली ऑपरेट नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा. ओके, सो विद सो मेनी थिंग्स टू बी डन, अब इतने काम हैं स्कूल में करने के लिए, द हेड टीचर रियलाइज दैट अ स्टूडेंट कमिटी शुड बी अपॉइंटेड सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी पार्ट ऑफ मेकिंग द रिलेवेंट रूल्स टू गेट ऑल दिस डन. अब एक हेड टीचर ने सोचा, देखो एक टीचर इतना सारा काम नहीं कर सकते हैं, स्कूल में भी आप देखते होंगे जो सीसीए इंचार्ज हैं वो अलग होते हैं, स्पोर्ट्स के टीचर्स अलग होते हैं, उसके बाद बच्चों को भी कैप्टन बनाया जाता है, सीसीए कैप्टन होता है, हर एक हाउस का स्पोर्ट्स कैप्टन होता है, कल्चरल एक्टिविटीज का अलग कैप्टन होता है. तो उनके हेड टीचर ने भी यही सोचा कि एक स्टूडेंट्स की कमेटी बना देते हैं जिससे कि ये सभी काम कैसे होंगे, क्या रिलेवेंट रूल्स होंगे, नियम बनेंगे हर एक काम को करने के लिए, वो बच्चे खुद ही डिसाइड करें. तो ये बड़ा ही अच्छा आइडिया है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक डेमोक्रेटिक आइडिया है. ये नहीं कि टीचर्स ने रूल्स बना दिए, बच्चों को बोल दिया आपको ये फॉलो करने हैं, कुछ को पसंद आएंगे कुछ को नहीं, इससे बेटर है स्टूडेंट्स की कमेटी बना दीजिए, सभी बच्चे आपस में डिस्कस करके रूल्स डिसाइड करेंगे, किस दिन गेम होना है, स्पोर्ट्स डे कब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे स्कूल का, या फिर सीसीए में कौन सी एक्टिविटीज किस दिन कराई जाए, इस तरह से. देन हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स, बच्चे ही हेल्प करेंगे कि वो रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाए और इंश्योर करेंगे कि सभी रूल्स को फॉलो करें. द क्वेश्चन बिफोर द हेड टीचर वॉज हु विल बी पार्ट ऑफ द कमिटी. अब सारे स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं है पूरे स्कूल को पार्ट बना देंगे, सब पूरे स्कूल में आपस में डिस्कस करना, सभी बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, सबको मानना पॉसिबल नहीं है, तो एक कमेटी बनाएंगे कुछ स्टूडेंट्स की. अब क्वेश्चन ये था कि कौन कमेटी का पार्ट होगा, कमेटी में कितने बच्चों को रखे, वे बच्चे किस क्लास के होंगे जो रूल्स बनाएंगे बाकी सभी क्लासेस के लिए. तो हेड टीचर ने इसको असेंबली में डिस्कस किया. शी प्रपोज दैट इट वुड बी गुड इफ सम स्टूडेंट्स कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज टास्क. उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहेगा अगर ये सारी जिम्मेदारियां बच्चे ले ले अपने ऊपर, मतलब रूल्स बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की, इंश्योर करने की सभी लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, ये बच्चे खुद करेंगे. अ स्टूडेंट कमेटी शुड बी फॉर्म्ड, अनाउंस कर दिया उन्होंने, इसके लिए एक स्टूडेंट कमेटी बनाई जाएगी. जैसे ही बच्चों ने ये सुना सभी बहुत एक्साइटेड हो गए और आर्ग्यू करने लग गए आपस में. कि जनरली आपने भी देखा होगा क्लास में एक मॉनिटर बनने के लिए इतना आर्ग्यूमेंट होता है, कमेटी में भी सभी पार्ट लेना चाहते थे. सो नगमा कहती हैं स्टूडेंट्स इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर, 12th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा सीनियर है. वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हम सब संभाल लेंगे पूरे स्कूल को. शोभा कहती है बट यू विल फिनिश स्कूल इन अ फ्यू मंथ्स, तुम्हारा तो कुछ महीनों में स्कूल खत्म हो जाएगा. द स्टूडेंट्स इन क्लास 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, 11th क्लास के बच्चों को, मतलब वो होने चाहिए कमेटी के अंदर, वो सब चीजों को ध्यान रखेंगे, सबको मैनेज करेंगे. अब गुरप्रीत कहता है इफ द स्टूडेंट्स ऑफ ओनली 1 ग्रेड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, अगर एक ही क्लास के बच्चे सारे जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको संभालेंगे, देन हाउ विल दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट अदर ग्रेड्स फेस. फर्स्ट क्लास के बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग है, तो 11th क्लास के बच्चे बाकी ग्रेड्स के बच्चों की, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स कैसे समझ पाएंगे. अब ये जो इतनी एक्साइटिंग सिचुएशन थी, हर बच्चा अपना ओपिनियन दे रहा है. स्टूडेंट्स फाइनली केम टू 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस थे उनके पास. Everyone in the school become part of the committee and takes responsibility.
हर एक बच्चा स्कूल की कमेटी का पार्ट बन जाए और जिम्मेदारी ले, या फिर द हेड टीचर चूज द स्टूडेंट्स हरसेल्फ फॉर द कमेटी, हेड टीचर खुद चूज कर ले अपनी मर्जी से बच्चों को कि ये कमेटी का पार्ट बनेंगे, या फिर द स्टूडेंट्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, वोटिंग के थ्रू बच्चे चूज करें उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, एंड द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। आई थिंक बेस्ट तो यही रहेगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चों से पूछा, हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव ले लीजिए, हर सेक्शन से ले लीजिए कि आपकी क्लास से एक बच्चा बताओ जो आपको रिप्रेजेंट करेगा, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम हो सब बच्चे उसी को जाकर बताएंगे और वो कमेटी में आगे रखेंगे, ऐसे सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ये था कि वो वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना दे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स रहेंगे कमेटी के। नाउ लेट्स एक्सप्लोर विच ऑफ द थ्री मेथड्स डू यू थिंक इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड व्हाई। देखिए, अगर एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करें, पहला ऑप्शन बहुत अच्छा है कि हर किसी को चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर डिसीजन में इन्वॉल्व होंगे, तो ये तो पूरे दिन में एक ही डिसीजन लिया जाएगा हर किसी से अगर आप पूछेंगे, तो ये उस वजह से थोड़ा ठीक नहीं है। दूसरा जो है जिसमें कहा गया कि हेड टीचर खुद चूज कर लेंगे, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन हर बच्चे को जो हेड टीचर तो उनके जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को चूज करेंगी, हर बच्चे को इक्वल चांस नहीं मिलेगा खुद को रिप्रेजेंट करने का। ये तीसरा मेथड बेस्ट है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पूरी क्लास चूज कर रही है, तो डेफिनेटली वो उस बच्चे पर ट्रस्ट करते होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स भी उसको बता सकते हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके क्लासमेट्स के बिहाफ पर बोलेगा और डिसीजंस लेगा। ओके, ये एक तरह से डेमोक्रेसी के जैसा ही है कुछ कुछ। खैर, इसमें लिखना नहीं है, नीचे एक्सप्लेन किया गया है। द फर्स्ट मेथड में सीम अपीलिंग, पहला मेथड आपको अच्छा लगेगा, ज्यादा प्रभावशाली लगेगा, बट इफ एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज अ पार्ट ऑफ द कमिटी, लेकिन वही बात है कि अगर हर बच्चा उस कमिटी का पार्ट होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच डिसीजंस एंड मैनेज इम्प्लीमेंटेशंस इफेक्टिवली, तो किसी भी डिसीजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक कमेटी का पार्ट है, आपको हर बच्चे से पूछना पड़ेगा और फिर स्कूल में तो इतने डिसीजंस लिए जाने होते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ओपिनियंस होंगे उससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ओके, इन द सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड, क्योंकि हेड टीचर सेलेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को कमेटी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं will not have a role and wouldn't have a way to ensure that their voices are heard regarding what they need and want. उसमें बहुत सारे बच्चे एक्सक्लूडेड फील करेंगे। मान लीजिए आप असेंबली में बैठे हुए हैं, हेड टीचर ने सिर्फ नाम ले दिया 10 स्टूडेंट्स का, ये आपकी कमेटी है, आपके लिए डिसीजंस ये लेंगे आज से, तो हमारा तो कुछ रोल ही नहीं रहा उसमें। अगेन, जैसे टीचर्स रूल बनाते थे हमारे लिए, अब वो स्टूडेंट्स बनाएंगे, बात तो इक्वल हो गई। तो फिर कमेटी बनाने का फायदा क्या हुआ हमें, उन 12 स्टूडेंट्स के अलावा बाकी बच्चों को। अब उन 12 बच्चों में जरूरी भी नहीं है कि जिन स्टूडेंट को हेड टीचर ने सेलेक्ट किया है वो आपकी बात सुनेंगे, तो एक तरह से कोई तरीका नहीं है कि आप इंश्योर कर सके कि आपकी आवाज सुनी जाएगी कि आपको क्या चाहिए उसके रिगार्डिंग। हाउएवर इन द थर्ड मेथड, लेकिन अगर हम तीसरे मेथड की बात करें, स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ग्रेड कैन चूज वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, हर क्लास का बच्चा खुद में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगा। Someone they believe will effectively advocate for their classes needs, होता है ना कोई एक बच्चा क्लास में जिससे सब कम्युनिकेट कर सकते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। क्लास में बच्चों को स्टूडेंट्स ज़्यादा बेटर जानते हैं टीचर से, तो वो क्लास की जो ज़रूरतें हैं उसको इफेक्टिवली रख सकेगा कमेटी के सामने। जो आपको लगता है कि ऐसा काम कर सकता है हमारे लिए, बच्चे उसी को चूज करेंगे। दिस रिप्रेजेंटेटिव विल सर्व ऑन द कमिटी, वो फिर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का पार्ट होगा, मीनिंग दैट द स्टूडेंट कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ग्रेड। कहने का मतलब है कमेटी में हर क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये अप्रोच डेमोक्रेटिक वे है टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फॉर्म अ कमेटी। ये डेमोक्रेटिक तरीका है कमेटी को बनाने का और रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का। यही हम डेमोक्रेसी में करते हैं। एक स्कूल के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया है। ये एक्चुअली 3 अलग अलग तरह की सरकारें होती है। ऐसी भी सरकार होती है कुछ देशों में जहां सब लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, ऐसी भी होती है जहां अपनी मर्जी से जो रूलर है उसने बता दिया, हेड ने बता दिया कि ये अब से ये सरकार चलाएगा। जनरली उसका उनसे रिलेटेड जो होंगे उनका सन या फिर उनकी डॉटर। और तीसरा तरीका ये है कि सब लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे और वो सरकार चलाएंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आगे आपको दिया है।
इस एग्जाम्पल को वहां पर आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। नाउ प्रीवियसली वी डिस्कस्ड द वेरियस रोल्स ऑफ अ गवर्नमेंट प्लेज इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करती है हम डिस्कस कर चुके हैं। वो डिफेंस, नेशनल डिफेंस को देखती है, देन उसके बाद इंश्योर करती है कि सभी लोग रूल्स को फॉलो करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति से देश चले, लोग सिक्योर्ड फील करें, हेल्थ केयर को मैनेज करती है, सभी को एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज मिले, इकोनॉमी को मैनेज करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये सभी फंक्शंस हमने देखे। उसी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट कमिटी की स्कूल में, उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सब बच्चे सेफ सिक्योर रहे, ज़रूरी सामान सभी क्लासेस तक पहुँचे। ओके, जस्ट लाइक द स्कूल कमिटी, स्कूल कमिटी के जैसे ही गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट नेसेसरी रूल्स, इम्प्लीमेंट देम एंड इंश्योर दैट एवरीवन फॉलोज द रूल्स। जैसे कमिटी का काम है कि वो रूल्स बनाएंगी, उनको इम्प्लीमेंट करेंगी और इंश्योर करेगी कि सब बच्चे उन रूल्स को फॉलो करें। सरकार के भी यही 3 काम है, ध्यान रखिएगा, रूल्स बनाना, इम्प्लीमेंट करना उनको और इंश्योर करना कि सब फॉलो करें। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना है, पनिशमेंट क्या होगी, वो भी डिसाइडेड होता है। ठीक, These 3 responsibilities are known as the functions of government. इन 3 जिम्मेदारियों को हम कहते हैं सरकार के फंक्शंस, सरकार के कार्य। ओके, अब तीनों को हम देखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, व्हाट आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। फंक्शन से नहीं तो आपको कोई स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे किस फंक्शन के अंडर आएगा। देखिए ये 3 फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन, executive function and judicial function. The creation of rules is called the legislative function. Legislative function क्या है सरकार का, कि सरकार कानून बनाती है। These rules serve as the framework for running the country. किसी भी देश को चलाने का ये फ्रेमवर्क होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं आधार होता है। कानून होंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, तभी आप उनको फॉलो करेंगे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स, अब इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना कानून को, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू देम, और उन्हीं रूल्स के अनुसार एक देश को एडमिनिस्टर करना, चलाना, इज नोन एज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उन रूल्स को एग्जीक्यूट करना, लागू करना। एंड फाइनली इंश्योरिंग दैट द रूल्स आर फॉलोड इज रेफर्ड टू एज द जुडिशियल फंक्शन। और तीसरा होता है ये इंश्योर करना, कि सुनिश्चित करना कि सभी लोग उन कानून को फॉलो कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, ये होता है जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, पहला लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में कानून बनाए जाते हैं, जो कहाँ पर होता है, पार्लियामेंट में। ठीक है, वो भी सरकार का एक पार्ट है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर उनको लागू किया जाता है। सिर्फ बना देना तो काफी नहीं है, किसी को ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि उन लॉज को एक्शन में लाया जाए। अब वो कौन करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं। और तीसरा, अगर कोई नहीं मानता तो फिर हमारे कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, जो जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लोगों को जस्टिस देते हैं। अगर इसको स्कूल के कॉन्सेप्ट में हम समझे तो देखिए, लेजिस्लेटिव फंक्शन में आप कह सकते हैं रूल है कि स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में टीचर्स चेक कर रहे हैं कि सब लोग यूनिफॉर्म में आए हैं या नहीं, वो एग्जीक्यूशन हो गया। अगर वो कोई चेकिंग ही ना हो, उसको एग्जीक्यूट ही ना किया जाए, बस रूल बना दिया तो कोई फॉलो ही नहीं करेगा। और तीसरा, फिर ये डिसाइड करना कि जो नहीं आए हैं यूनिफॉर्म में उन पर क्या एक्शन होना है, वो हो जाएगा उसका जुडिशियल फंक्शन। तो इसी तरह से पहले कानून बनता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, देखा जाता है कि सब लोग फॉलो करें स्ट्रिक्टली, और फिर तीसरा जुडिशियल, जो नहीं करते उन पर क्या एक्शन होना है, वो जुडिशरी का काम है। नाउ डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल। हम जानते हैं डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, लोगों का शासन, लोग जहां पर रूल करे वो हो गई डेमोक्रेसी। दिस मीन्स दैट सिमिलर टू द थर्ड मेथड ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इन अ स्कूल। इसका मतलब है ये नहीं कि हम ही रूल कर रहे हैं, हम ही कानून बना रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। जैसे स्कूल में जब कमेटी बनने वाली थी तो तीसरे तरीके में क्या हुआ था, सब बच्चों ने क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। ओके, तो उसी तरह से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं डेमोक्रेसी में। द पीपल सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू गवर्न देम। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो उनको गवर्न करेंगे, उनके लिए रूल्स बनाएंगे। हाउएवर
नॉट एवरी कंट्री यूजेस द सेम मेथड फॉर चूजिंग दीज रिप्रेजेंटेटिव्स। हर देश में सेम मेथड नहीं फॉलो होता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का। वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक इन मोर डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। आने वाले सेक्शंस में इस टॉपिक को हम और डिटेल में देखेंगे। अब डू यू नो में एक म्यूरल आपको दी है। म्यूरल एक लार्ज पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क होता है जिसको सीधा वॉल या सीलिंग के ऊपर बनाया जाता है, कहीं और बनाकर वॉल पर पेस्ट नहीं किया जाता है, सीधा जो दीवारों के ऊपर बनती है या सीलिंग के छत के ऊपर बनती है उसको म्यूरल कहते हैं। ये म्यूरल आपको दिया है 1896 में इसे बनाया था पेंटर वेडर ने और इसका नाम दिया था गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इब्राहिम लिंकन की। ये अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि डेमोक्रेसी क्या है तो ये आप जरूर लिखेंगे, उसमें इजी भी है याद करने में और एक इफेक्टिव डेफिनेशन भी बन जाती है। आप अपनी तरफ से भी लिख देंगे ये, लेकिन ये जरूर लिखेंगे एज पर इब्राहिम लिंकन अ गवर्नमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट है फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए। अच्छा, दिया भी है नीचे देखिए। इब्राहिम लिंकन एक यूएस प्रेसिडेंट थे इन द 19th सेंचुरी। डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज, उन्होंने क्या कहा डेमोक्रेसी क्या होती है? अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अ फ्रेज स्टिल वाइडली यूज टुडे। आज भी इस फ्रेज को बहुत यूज किया जाता है। सरकार, ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों ने ही बनाई है और लोगों के लिए ही काम करती है, वो होती है डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट? क्या चीज है जो सरकारों को अलग बनाती हैं? हमने कहा ना अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं, तो उन डिफरेंसेस के क्या की पॉइंट्स है वो अभी हम देखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इवॉल्व्स ओवर टाइम। हर एक देश की सरकार इवॉल्व होती है, उसका विकास होता है समय के साथ साथ। सिंस कंट्रीज हैव देयर ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशंस, क्योंकि हर देश की हिस्ट्री अलग रही है, इतिहास अलग है, संस्कृति अलग है, उनके जो लक्ष्य है वो भी अलग होते हैं। इट इज नेचुरल दैट गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट। नेचुरल है कि हर देश में अलग अलग तरह की सरकारें होंगी। लेट्स लुक एट सम एस्पेक्ट दैट कैन मेक वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं जो एक सरकार को दूसरी से अलग करती है। ये डिफरेंसेस और ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर में बाद में। ओके, की डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करता है कि ये सरकार है? दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आई थिंक वो पहले पढ़ा देना चाहिए था, तो ये और क्लियर होते हैं आपको। खैर, तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। हु और व्हाट सेज दैट दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। कौन वो लोग हैं, या क्या आप कह सकते हैं कि ये हमारे देश की सरकार है। ये कौन तय करता है कि ये सरकार बनेगी? दैट इज हु और व्हाट गिव्स द गवर्नमेंट इट्स अथॉरिटी और पावर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक देश में कौन सरकार को पावर देता है, शक्तियां देता है और उनकी अथॉरिटी, उनके अधिकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें जहां पर डेमोक्रेसी है, इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु डिसाइड एंड आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी सरकार बनेगी, ये हमारी सरकार होगी। कौन जिसका फैसला लेता है? लोग, उनकी वोटिंग के द्वारा। और वही सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है। एक सरकार को लोगों से ही उनके अधिकार मिलते हैं। वाइल इन अ थियोक्रेसी, थियोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जहां पर देश में जिस धर्म के लोग ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उसका एक लीडर होता है जो धर्म में जो चीजें लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंग रूल करता है। इसका एक एग्जांपल अगर आप ईरान को देखें, ईरान में इलेक्शंस नहीं होते हैं, वहां पर जो शिया यानी कि जो इस्लामिक लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग रूल किया जाता है और जो उसमें सबसे उनका सुप्रीम लीडर होगा, जो हाई रैंकिंग शिया जिनको मानते हैं, उनके पास सारी पॉलिटिकल पावर होती है, सारी रिलीजियस अथॉरिटी होती है। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी में सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है जो अधिकार देता है सरकार को? इज द रिलीजियस बिलीव्स एंड द हेड ऑफ अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। किसी भी धर्म की जो मान्यताएं हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो रूल करते हैं, कोई संविधान उनके यहाँ पर नहीं होता, तो वो अधिकार देते हैं
और जो हेड होगा उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, वो उसके पास सभी अधिकार होते हैं। तो कहने का मतलब है अलग अलग सरकारों में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सरकार के पास जो पावर्स हैं, जो अधिकार हैं, वो अलग अलग जगहों से आते हैं। एक डेमोक्रेसी में लोगों से उनको पावर मिलती है, एक थियोक्रेसी में उन्हें जो उनका रिलीजन है, धर्म है, वो पावर देता है। जो धर्म में लिख दिया गया, जो हेड होगा उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, वो उसी के अकॉर्डिंग ही रूल करेगा। अब दूसरा जो मेन डिफरेंस है अलग अलग सरकारों में, वो है हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड, सरकार बनी कैसी है। जैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड यूजुअली थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं जिनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। वाइल इन किंगडम्स देयर हैव किंग्स और क्वींस, जबकि किंगडम्स में जैसे ब्रिटेन में अगर आप देखें उनके किंग्स होते हैं, क्वींस होते हैं, राजा रानी होते हैं। द काइंड यू हैव रेड अबाउट इन अदर चैप्टर्स, दूसरे चैप्टर्स में भी इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। यूजुअली समवन फ्रॉम विद इन द फैमिली कंटिन्यू टू रूल एंड डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल सेटअप। अब जो वो राजा रानी है, उनके नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, उनका लड़का या उनकी लड़की, वही नेक्स्ट रूलर बनेंगे। ठीक है, विद इन द फैमिली, फैमिली में ही से ही कोई रूल करता है और डिसाइड करता है कि सरकार कैसे बनेगी। देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। और इवन डेमोक्रेसीज में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं। अगेन इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत बाद में है। देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह की होती है। उसके बाद ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें आपका, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये तो डेमोक्रेसी के ही टाइप्स हैं। ये रहा अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब आप यहाँ पर आएंगे तब आप देखेंगे हर टाइप की गवर्नमेंट में अथॉरिटी अलग जगहों से मिल रही है, गवर्नमेंट फॉर्म अलग अलग तरह से हो रही है। दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए हैं, एक तो दिया है डेमोक्रेसी का जहाँ पर लोग बनाते हैं सरकार, एक ये जो किंगडम्स की बात कर रहे हैं इसको हम मोनार्की कहते हैं, जो भी आपने देखा भी। तो मोनार्की में जो पावर है वो एक फैमिली के पास होती है, जो राजा या रानी है अगला वही चूज करेंगे, लोगों का कोई रोल नहीं होता सरकार चुनने में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अलग अलग पार्ट्स कौन से होंगे, एंड व्हाट डू दे डू, वो क्या करेंगे। एनी गवर्नमेंट हैज मेनी पार्ट्स एंड सिस्टम, जैसे स्कूल में भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन है वही सारे काम कर रहा है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एग्जाम्स डिपार्टमेंट अलग होता है, सीसीए डिपार्टमेंट अलग होता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग काम करते हैं। एंड दीज वैरी अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और हर सरकार में वो अलग होते हैं। डेमोक्रेसी में जो पार्ट्स हैं वो अलग होंगे, मोनार्की में अलग होंगे, थियोक्रेसी में अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तीन अगर हम फंक्शंस की बात करें ऑफ गवर्नमेंट रेफर टू अर्लियर, जो हमने डेमोक्रेसी में बात की। डेमोक्रेसी में सरकार के तीन फंक्शंस थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यही तीन पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। डेमोक्रेसी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, एक पार्ट होता है जो लॉज बनाता है पार्लियामेंट में, दूसरे होते हैं जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और तीसरी होती है जुडिशरी जो उनको मेंटेन रखती हैं, जैसे कि इसमें पुलिस आ जाएंगी, हमारे कोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के ये तीन पार्ट्स हो गए। कैन बी परफॉर्म्ड बाय टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज बाय द सेम बॉडी। तो इसमें, और ये तीनों ही बॉडीज इंडिपेंडेंट होती हैं। जो रूल्स बनाने वाले हैं उनका एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है, उनका काम सिर्फ रूल्स बनाना है। जुडिशरी बाकी दोनों पर डिपेंडेंट नहीं है, कोर्ट्स अलग चलते हैं। ऐसी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। The system to decide how the government will work can be written down in a book of fundamental rules of the country called the Constitution. अब जो सिस्टम है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कौन सा फंक्शन किसका होगा, वो एक किताब में लिख दिए जाते हैं। पहले रूल्स की किताब होती है हर देश में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। विच इज वॉट हैपन्स इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, ये ज्यादातर डेमोक्रेसीज में ऐसा ही होता है। बाकी की जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आप देखेंगे वहां पर रूल्स डिफरेंट होंगे। कोई हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो ही ना, उनका कोई संविधान ही ना हो। जैसे थियोक्रेसी में हमने देखा कि जो हमारे
धर्म में लिखे गए हैं वही रूल्स वो मानते हैं, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, संविधान नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह से तीसरा मेजर डिफरेंस है कि सरकार के पार्ट्स कौन से हैं और वो पार्ट्स क्या काम करते हैं। और इट कैन बी डिसाइडेड बाय द किंग और क्वीन एज इट हैपेंस इन मोनार्कीज गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन। जब जो सरकार होती है जिसमें किंग्स और क्वींस होते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा, उन्हें हम मोनार्की बोलते हैं। तो मोनार्कीज में रूल्स क्या होंगे वो राजा या रानी डिसाइड करते हैं। 3 तरह की सरकारें तो हमने अभी देख ली। जो डेमोक्रेसी है उसमें रूल्स संविधान में लिखे होते हैं, कितनी भी सरकारें आएंगी सबको संविधान में लिखे रूल्स को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो मोनार्की होती है उसमें राजा और रानी रूल्स बनाते हैं। पिछले राजा ने जो रूल बनाए, नेक्स्ट आकर उसको चेंज कर सकता है, उसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं। और थियोक्रेसी में तो देखा, जो हमारे धर्म में लिख दिया गया वही फाइनल रूल्स होते हैं, उसी के बेसिस पर वो जो उनके रूलर है जिसको वो हेड मान लेते हैं वो रूल करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर। गवर्नमेंट किस लिए काम कर रही है, या फिर व्हाट गोल्स इज इट ट्राइंग टू अचीव, क्या गोल अचीव करने की सरकार कोशिश करती है। गवर्नमेंट्स आर डिजाइन टू वर्क टुवर्ड सर्टेन वैल्यूज एंड आइडियल्स। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है सिर्फ, उनके कुछ गोल्स भी होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, आइडियल्स होते हैं जिनके ऊपर सरकारें काम करती हैं। सम गवर्नमेंट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर डिजाइन टू वर्क टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। जैसे इंडिया में सरकार का मेन काम क्या है, इक्वालिटी बनाए रखना, सब लोगों को बराबर ट्रीटमेंट मिले, और दूसरा सबकी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना, सभी लोग समृद्ध हो, सभी को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिले, ये सरकार का मेन गोल होता है डेमोक्रेसीज में। While some other governments may be designed only for the prosperity of some families or groups। अब राजा रानी इतना ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ पर मोनार्की होती है स्पेशली, उनका मेन काम होता है सिर्फ कुछ फैमिलीज या कुछ ग्रुप्स को ज़्यादा प्रॉस्पेरस बनाना, उनको ज़्यादा समृद्ध बनाना, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट में के लिए ये अलग होते हैं। एक जो एक थियोक्रेसी जो है, वहाँ पर सरकार का काम हो सकता है अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, उसकी सुरक्षा करना, जबकि डेमोक्रेसी में सरकार का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, किसी भी रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करती है, ठीक है। तो इन बेसिस पर जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स को पढ़ेंगे, इन बेसिस पर आप देखेंगे कि आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पावर कहाँ से मिल रही है, हर सरकार का सोर्स ऑफ पावर जो है, अथॉरिटी, वो अलग होता है। सरकार कैसे बनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग तरह से सरकारें बनती हैं। हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में उसके पार्ट्स अलग होते हैं, पार्ट्स के फंक्शंस अलग होते हैं, और हर तरह की गवर्नमेंट का गोल भी अलग होता है। गवर्नमेंट अलग गोल्स को अचीव करने के लिए काम करती है, उनकी वैल्यूज अलग होती हैं। सो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दीज 4 मेजर एस्पेक्ट्स। अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट की जब हम डिस्कस करेंगे, उनमें आप इन 4 बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट देयर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस, दूसरे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सो लेट अस लुक एट सम टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स के बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही इसमें से, क्योंकि आपके PT1 में भी है, हाफ ईयरली में भी आएगा। आई थिंक सिविक्स में जितने भी चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, 2 ही चैप्टर्स हैं वैसे तो, 9th और 10th। खैर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास तक कंटिन्यू होगा। डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, आप वहाँ तक पढ़ते रहेंगे, तो अभी अगर आपको समझ में आ गया, आगे बहुत आसानी रहेगी आपके लिए।